कोविड-19 से जुड़ी आर्थिक चुनौतियां और उनके लिए कौन से प्रयास या सुझाव हो सकते हैं, इस पर बहुत से लोग बहुत सारे तरीक़ों से अपने अपने विचार दे रहे हैं। तो इन्हीं चुनौतियों को यहाँ आपको बताने की कोशिश की गई है। मेरा मानना है कि कोविड-19 की चुनौतियाँ ग्लोबल और इंडियन दोनों पर्सपेक्टिव में देखी जा सकती हैं और मेरा मूल भाव इंडियन पर्सपेक्टिव को डील करना होगा। लेकिन फिर भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करें तो ये माना जा रहा है कि कोविड-19 विल ब्रिंग थर्ड बिगेस्ट स्लो डाउन इन द वर्ल्ड। ऐसा माना जा रहा है कि 1929 2008 की मंदी के बाद तीसरी सबसे बड़ी मंदी 2020 में दिखाई देगी। वैसे तो IMF का ये कहना है कि इन एवरी 10 ईयर्स वी हैव अ साइकिल ऑफ रिसेशन, हर 10 साल में मंदी होती है। लेकिन ये मंदी चक्रीय मंदी के रूप में होती है, स्वाभाविक मंदी के रूप में होती है, जहाँ पर डिमांड कम होने से अचानक से उत्पाद कम हो जाते हैं। लेकिन ये जो मंदी है 1929 की हो, 2008 की हो या 2020 की हो, ये मंदी नहीं है, ये मंदी का दुष्चक्र बनाती है। ये हमें मंदी और मुद्रास्फीति के साथ महंगाई को एक साथ लाकर स्टैगफ्लेशन की स्थिति में ले जाती है, जहां पर रिसेशन इन्फ्लेशन साथ में दिखाई दे। ये डिमांड एंड सप्लाई चेन को तोड़ देती है, ये क्रय शक्ति को लगभग नगण्य बना देती है। और कोविड-19 के बाद हम जिस मंदी से जूझने वाले हैं वो वैसी ही सीवियर मंदी होगी जिसे हमने 1929 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद देखा था, या 2008 में US में सब प्राइम क्राइसिस के तौर पर देखा था, जहां हाउसिंग सेक्टर का क्राइसिस, लीमन ब्रदर्स का गिर जाना और उसके बाद पूरी दुनिया में मंदी का प्रभावित होना दिखाई दिया था। और यही मंदी का दुष्चक्र अब 2020 के बाद आने वाला है और यही वैश्विक लेवल पर सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया की लगातार अच्छा काम करने वाली यानी OECD इकोनॉमीज जो हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज जो हैं, दे विल गेट अंडर 2% ऑफ ग्रोथ, वो नेगेटिव में भी जा सकती हैं। और इवन द इकोनॉमीज लाइक चाइना, इंडिया, जो 6% प्लस से लगातार ग्रोथ कर रहे थे, अब उनके लिए 3 से 4% की ग्रोथ रेट को अटेन करना भी बड़ा सपना होगा। आपकी जानकारी, IMF ने तो हमारी ग्रोथ रेट 1.9% की कर दी है, हालांकि बाकी रेटिंग एजेंसीज इसको अलग अलग दिखा रही हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस वैश्विक मंदी को हम, ग्लोबल रिसेशन को हम वैश्विक स्तर पर ग्रोथ रेट के अंतर्गत देखते हैं, जहाँ दुनिया की विकसित विकासशील सभी अर्थव्यवस्थाओं की ग्रोथ रेट कम होने वाली है। IMF का ये भी अनुमान है तो ग्रोथ रेट के बाद कि इससे 2 से 2.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को होने वाला है। एक अन्य अनुमान जो जारी किया गया है वो विश्व के शेयर बाजारों से जुड़ा है और शेयर बाजारों का अनुमान ये बताता है कि डू जोन्स, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, उसमें इफेक्टिवली आई थिंक 27.6%, निक्की जो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से जुड़ा है उसमें अराउंड 25% की डिक्लाइन दर्ज की गई है, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हुआ है। एक और इंडिकेटर, हमने एक मंदी का इंडिकेटर लिया, एक ग्रोथ रेट का लिया, एक नुकसान का लिया, एक शेयर बाजार का लिया, एक पांचवा इंडिकेटर यदि हम ग्लोबल इकोनॉमी के संदर्भ में देखें तो जो बिलियनियर्स हैं फोर्ब्स की लिस्ट में, उनमें जो स्टीप डिक्लाइन आया है फोर्ब्स की सूची से, बहुत सारे लोग बिलियनियर्स की सूची से, अरबपतियों की सूची से जो बाहर हुए हैं, ये दिखाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न कितना बड़ा है या वैश्विक आर्थिक संकट कितना बड़ा है। ठीक, इंडियन कंटेक्स्ट में यदि हम बात करें, भारतीय संदर्भ में यदि हम बात करें, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के संकट से जुड़े भी विभिन्न अनुमान अलग अलग समय पर हैं। तो पहले आपको एक बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा
कि पिछले 5 सालों में वैसे भी हमारी अर्थव्यवस्था लगातार डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट की तरफ जा रही है, जिसमें लास्ट 4 क्वार्टर के नतीजे, पिछली 4 तिमाही के नतीजे तो बहुत ही गंभीर है। जहां पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ रेट हो, एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ रेट हो, वो बहुत नीचे नज़र आ रही है। हमारी इकोनॉमी डिमोनेटाइजेशन के बाद, जीएसटी रिफॉर्म के बाद, एनपीए क्राइसिस के बाद, वैसे ही ठीक है ना, लिमिटेड डिमांड के बाद, लार्जेस्ट जॉब क्राइसिस के बाद, ये 4-5 पॉइंट याद रखिएगा। तो पिछले 5 सालों से ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, भले ही ये राष्ट्रवाद की आंधी में हमको दिखाई ना देते हों, लेकिन वास्तव में ये वो इंडिकेटर्स हैं जो दिखा रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी का हाल वैसे भी पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा नहीं है। नोटबंदी हो, जीएसटी सुधार हो, एनपीए संकट हो, घटती मांग हो, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो, ग्रोथ रेट का नीचे आना हो, इन सब के कारण इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिनको हम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं, वो लगातार डिक्लाइन को नजर दिखा रहे थे। तो ऐसे समय में जब आपकी अर्थव्यवस्था वैसे ही चल या दौड़ नहीं रही है, रेंग रही है, उस पर कोविड-19 का अटैक होगा, तो अर्थव्यवस्था का सो जाना, बेहोश हो जाना लाजमी है। मेरा मानना है कि इंडियन इकोनॉमी विच वॉज क्रीपिंग फॉर लास्ट 5 years अब निश्चेतन हो जाएगी, बेहोश हो जाएगी कोविड अटैक से, जिसे जगाने के लिए हमें हाई इंटेंसिटी ट्रीटमेंट की जरूरत हो। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इट विल टेक मिनिमम 2 years कि वो बेहोशी से बाहर आएगी। अब वो अपने पैरों पर कब खड़ी होगी, फिर दौड़ेगी कब, चलेगी कब, ये तो आगे की बात है। बहुत निराशावादी मैं नहीं हूँ, लेकिन जो भी बड़े अर्थशास्त्री हैं वो कह रहे हैं अभी तो ये सारे सवाल ही निरर्थक हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल हो, इकोनॉमिक इंडिकेटर सही हो, सीआरआर, बैंक रेट, एसएलआर पे काम किया जाए। अभी तो सबको रोटी कपड़ा मकान दे दिया जाए, आजीविका सुनिश्चित कर दी जाए, मरने से बचा लिया जाए, ये बड़ी चीज़ है। तो जब आप इस लेवल पर काम करेंगे तो इकोनॉमी को रिवाइव होने में बहुत समय लगेगा, बहुत अधिक समय लगेगा, और यही कहा जा रहा है। और ये रेंगती हुई अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 का असर जो उसे बेहोशी में ले जा रहा है, इसको साबित करने के लिए मेरे आपके पास कुछ आंकड़े होंगे। स्वयं आईएमएफ ने कहा है कि इस साल हमारी ग्रोथ रेट जो है वो 1.9% तक जाने वाली है। मूडी थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होगा आईएमएफ से, तो उसने 2.5 का डेटा दिया है। मूडी से आगे जाएं तो क्रिसिल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और क्रिसिल ने इसे 2.5 से आगे 3.5 के करीब बताया है। आरबीआई बहुत आशावादी होकर इसे लगातार 4 से 5% की तरफ जा रही है। फिंच इंटरनेशनल रिपोर्ट है, उसको भारत से विशेष आग्रह। फिंच और गोल्डमन सैशे ये हमेशा इंडिया के लिए पॉजिटिव बात करते हैं, तो इन्होंने 5.2% का वो दिया है। और आरबीआई ने तो कहा है कि इस साल भले ही 1.9 हो, लेकिन आगे चलकर वो 7 कितने % पे चली जाएगी, 2% पर चली जाएगी। मेरा ये मानना है कि ये जो डेटा है ये निर्लज्ज आशावादी है। ठीक है, आई एम सॉरी टू से, बट शशिकांत दास जी, दिस डेटा डजंट रिफ्लेक्ट विद द रियल कंडीशन ऑफ इकोनॉमी। एंड आशावादी होना एक बात होता है और निर्लज्ज आशावाद एक बात होता है। निर्लज्ज आशावाद का मतलब है कि एक बॉल बची है, 7 रन चाहिए, तो हम कह रहे हैं पहले 9 बॉल होगी, उसके बाद अगली बॉल पे छक्का लगेगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना, वैसा कि मतलब इंडिया तो जीतने ही वाली है। तो ये वैसे ही निर्लज्ज आशावाद है। आई डोंट थिंक दैट इन नेक्स्ट 2 years वी आर गोइंग
way beyond this, and if we go reach there, it will be far more optimistic data to be attained. ठीक है, ये डेटा के अलावा मैं आपको शेयर मार्केट का डेटा शेयर करता हूँ। भारत के आर्थिक परिदृश्य पर निबंध आ सकता है। शेयर मार्केट का डेटा आप देखिए, 17% का डिक्लाइन सेंसेक्स में देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत का जो शेयर बाजार है वो 52 लाख करोड़ रुपए की हानि पिछले 1 महीनों में उठा चुका है। इस 52 लाख करोड़ में हमारा सेंसेक्स 4200 से 2500 पे झूल गया है। हमारा निफ्टी, अच्छा कई लोग होंगे जो इकोनॉमी में बोल रहे होंगे ये सर उर्दू में बात कर रहे हैं, तो मैं मान रहा हूं कि आपको ये सारे शब्द समझ में आते होंगे। तो हमारा जो निफ्टी है वो 1250 से 750 पे आ गया है। दिस इज द डेटा ऑफ योर सेंसेक्स। ठीक है, करोड़ों निवेशकों के पैसे, म्यूचुअल फंड्स में लगे पैसे, शेयरों में लगे पैसे, तो करोड़ों लोग, और ठीक है ना, करोड़पति से रोडपति हो गए हैं। बहुत बड़ा संकट शेयर मार्केट में आया है। अकेले अंबानी को कितने लाख, 5 लाख करोड़ का घाटा हुआ, ऐसा आपने सुना होगा। तो 52 लाख में से एक बड़ा हिस्सा तो उन्हीं का है। तो ये शेयर मार्केट का डेटा है जो दिखा रहा है कि हमारी इकोनॉमी की कंडीशन कितनी सीवियरली हिट होने वाली है। ठीक, इसके बाद आगे हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी में पहला हिस्सा हमने बात किया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का। तो आपने देखा कि हमारी ग्रोथ रेट नए तरीके से, मैंने बताया था पहले कि इकोनॉमी नए तरीके से परिभाषित करो जीएचपी के साथ और हैप्पीनेस के साथ, वो अलग बात है, लेकिन करंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के साथ यदि बात करोगे तो बहुत दिक्कत है। ठीक, इकोनॉमी के अंतर्गत हम यदि बात करें हमारे एसएमईज की, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, ये बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत प्रभावी हिस्सा है हमारी अर्थव्यवस्था का, जिसे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि 40% 40 to 50% of our GDP comes from SME sectors, and apart from that this SME sector will create 80% of our labor force। अब मज़ेदार बात देखिए, SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इस SME का 65% हिस्सा अनऑर्गेनाइज्ड है, 35% हिस्सा ही ऑर्गेनाइज्ड है। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है जहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं है इकाई का, जहां लेबर लॉस फॉलो नहीं होते हैं, जहां मिनिमम वेजेस फॉलो नहीं होते हैं, जहां कोई क्या कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है लेबर के साथ, जहां पर जीपीएफ पीपीएफ जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं, जहां प्रोविडेंट फंड जैसी बातें नहीं होती हैं। ठीक, जहां श्रमिक रेगुलर नहीं होते हैं, कमी भी निकाले जा सकते हैं। अब ये जो हमारा एसएमई सेक्टर है, ये एसएमई सेक्टर के साथ संकट ये आने वाला है कि ये कैश फ्लो पर चलने वाला सेक्टर है, और यदि कैश क्रंच हुआ, मतलब ये 20 लाख रुपए कमाता है, 15 लाख का ऑर्डर दे देता है, तो साइकिल चलती है इसकी। तो कैश क्रंच की स्थिति में जब इसके पास पैसा नहीं जाएगा, ठीक है, तो डिमांड एंड सप्लाई चेन खत्म हो जाएगी। वैसे भी अब लोग जब रोजी रोटी पे होंगे तो चीज़ों पर खर्चा करना थोड़ा क्या करेंगे, कम करेंगे, और ऐसे में ये सेक्टर जो लगातार लोन उठाया हुआ है उनको चुका नहीं पाएगा और अंततः ये सेक्टर दिवालिया होने के कगार पर आ जाएगा। इसी को कहा जाएगा कि बहुत सारी फैक्ट्रियां अब बंद होने लगी, और फैक्ट्री बंद होने का मतलब है हमारे जीडीपी का 50% प्रोडक्शन प्रभावित होना, ग्रोथ रेट प्रभावित होना। ये साइकिल फिर अपने आप जुड़ गई। तो एसएमई सेक्टर का प्रोडक्शन पर असर एक हिस्सा हुआ, लेकिन इसी एसएमई सेक्टर में यदि हम बात करें, ठीक है, तो यही एसएमई सेक्टर जब बंद हो जाएगा तो भारत में जॉबलेसनेस का सबसे बड़ा एरिया होगा, बेरोजगारी का सबसे बड़ा संकट होगा।
ये फूड सिक्योरिटी क्राइसिस को जन्म देगा, ये लेबर रिवोल्ट को जन्म देगा, और जो आपने दिल्ली से लेकर बंबई तक मजदूरों की भीड़ देखी है, वो भीड़ यूं ही नहीं है, वो इसी एसएमई सेक्टर के, भाई इसी सेक्टर में तो आएगा ना। कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो अब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ही बंद हो गए, इसी एसएमई सेक्टर में एग्रीकल्चरल लेबर है, इसी में फिशरी से जुड़ा हुआ लेबर है, इसी में आपका ठिलिया गुमटियों पर काम करने वाला लेबर है, इसमें रिपेयर लेबर है, इसमें फेरी लगाने वाला है। ये सारे लेबर्स जब जॉबलेस होंगे तो, और इससे फिर रूरल इकोनॉमी पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने गांव वापस जाएगा, और गांव में तो वैसे ही काम नहीं था, तभी तो वो शहर गया था। तो रूरल इकोनॉमी पर प्रेशर कई जगह बढ़ जाएगा। अब गांव जाकर वो उसी खेत में काम करेगा जहां पे उसका भाई पहले से था, और इसी को कहेंगे कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जहां पर जरूरत से ज़्यादा लेबर निवेशित होगा। तो एसएमई सेक्टर का चैलेंज सबसे बड़ा होगा, और फिर यही आगे चलकर सोशल प्रॉब्लम्स को जन्म देगा। अपराध है, वैश्यावृत्ति है, नशाखोरी है, आत्महत्याएं हैं, ये सारी सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स इस एसएमई सेक्टर से उभरने वाली हैं। तो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट का संकट पहला संकट है जिस पर हमने चर्चा की। हमारी इकोनॉमी के अंतर्गत शेयर मार्केट के संकट पर हमने चर्चा की, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर चर्चा की। हमारी इकोनॉमी के अंतर्गत एसएमई सेक्टर पर हमने चर्चा की। हमारी इकोनॉमी के अंतर्गत वर्कफोर्स, मजदूर, इसका क्या संकट होने वाला है, इस पर हमने चर्चा की कि हमारे यहाँ वर्कफोर्स का संकट बहुत खतरनाक होने वाला है। हमारी इकोनॉमी के अंतर्गत अब स्टेट गवर्नमेंट टैक्स क्राइसिस, इस पर हमने बात भी की थी, क्योंकि जिन टैक्सेस पर हिट होने वाला है, जैसे हमने कहा अल्कोहल है, जैसे हमने कहा पेट्रो प्रोडक्ट हैं, जैसे हमने कहा टूरिज्म है, जैसे हमने कहा एंटरटेनमेंट है, सेंटर स्टेट दोनों के होंगे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी हिट सीवियरली विद दिस। एक अनुमान के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। 31.5 लाख करोड़ का स्टेट टैक्सेस जो है उसमें भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, किए जाने की संभावना है। ये 22.6 लाख करोड़ पर आ सकता है, ऐसी चिंता जताई जा रही है। इनमें से भी 14.6 सरकार का, मतलब ओन का होगा स्टेट का। तो ये जो बचा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है वो भी आ पाएगा या नहीं, इस बारे में चिंता है। और इसलिए मैंने कहा कि सेंटर स्टेट के बीच फिजिकल फिस्कल उसको लेकर विवाद भविष्य में हो सकते हैं। तो स्टेट टैक्स क्राइसिस एक एरिया है जहां पर चिंता की बात की जा सकती है। ठीक, इन्वेस्टमेंट क्राइसिस, ये एक बड़ा हिस्सा है जिस पर आप चर्चा कर सकते हैं। याद रखिए, इन्वेस्टमेंट से बचती है सेविंग पर, और सेविंग 3 तरीके की होती है: हाउस होल्ड सेविंग, कॉरपोरेट सेविंग, गवर्नमेंटल सेविंग। सरकार की सेविंग तो भूल ही जाओ, पहले भी नहीं होती थी, हाउस होल्ड सेविंग भी नहीं, और जो उद्योगपति बचाते हैं वो कॉरपोरेट सेविंग। ये तीनों तरीके की सेविंग अब नेगेटिव होने वाली है। तो आप ये क्या कहेंगे, राष्ट्रीय निवेश, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो भूल ही जाइए। एक दूसरा निवेश आता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब कैपिटल क्रंच के कारण विदेशों से भी निवेश नहीं आएगा, और इसलिए दुनिया के देशों में निवेश का संकट पैदा होने वाला है। वैसे भी निवेश के साथ लोग आते थे, अब जब ग्लोबल उसमें आवागमन का संकट आएगा तो ये एक बहुत बड़ा संकट है जो पैदा होने वाला है। तो इन्वेस्टमेंट क्राइसिस इकोनॉमी में देखा जाएगा, ये आप आगे चलकर बात कर सकते हैं। ठीक, इन्वेस्टमेंट के बाद कंजम्पशन पैटर्न में आप देखेंगे बदलाव आएगा। इनिशियली तो लोग इंपल्सिव बाइंग करेंगे कि बहुत सारा खरीद के रख लेते हैं अभी, उसके बाद वो सिलेक्टिव बाइंग पे आ जाएंगे। तो इंपल्सिव बाइंग से शुरू में कालाबाजारी, जमाखोरी, स्टॉकिंग, ब्लैक मार्केटिंग शुरू में जन्म लेगा, और बाद में, ठीक है ना, इसमें डिमांड अचानक से बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन भी आ सकता है। लेकिन बाद में जब सिलेक्टिव बाइंग शुरू होगी तो डिमांड घट जाएगी,
और डिमांड घट जाने के कारण अर्थव्यवस्था मंदी में जाएगी। अब देखो, एक तरफ इन्फ्लेशन है, दूसरी तरफ रिसेशन है, यही स्टैगफ्लेशन है। तो कंजम्पशन पैटर्न बदलने के कारण अर्थव्यवस्था एक दुष्चक्र में फंसने वाली है, मंदी और महंगाई का दुष्चक्र। ये भी भविष्य की चिंता है जिसको आपको ध्यान में रखना है। सरकार के जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स हैं वो अब अच्छा खासा हिट लेने वाले हैं, चाहे वो सड़क निर्माण की योजना हो, चाहे वो पुल निर्माण की योजना हो, चाहे वो बिजली निर्माण की योजना हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ी हो, चाहे वो हेल्थ से जुड़ी हो। वो सारी चीज़ें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आती थी वो बहुत बुरे तरीके से प्रभावित होने वाली हैं। और हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ने वाला है, जहां पर सब्सिडी का खर्चा बढ़ेगा, जहां पर टैक्स में कमी आएगी सरकार के। भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप समझ रहे हैं ना, तो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा बहुत तेजी से बढ़ेगा, राजस्व घाटा, ठीक, सब्सिडी बढ़ेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, राहत पैकेजेस दिए जाएंगे, ब्याज की राशि लगातार बढ़ेगी, स्पेशली इन द केस ऑफ इंटरनेशनल लोन। तो ब्याज बढ़ना, सब्सिडी बढ़ना, टैक्सेस में कमी आना, और रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है अगले लेवल पर अब आप चले जाइए तो एक बताएंगे आप, पूंजीगत व्यय संकट में आएगा, दूसरा राजस्व व्यय बढ़ेगा, तीसरा राजस्व आय में कमी आएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, पूंजीगत व्यय संकट में पड़ जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, राजस्व व्यय बढ़ता जाएगा, राजस्व आय में लगातार कमी आएगी, रेवेन्यू इनकम। तो कुल मिलाकर आपका रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा बढ़ेगा, राजस्व घाटा बढ़ेगा तो आपका राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, और फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो ये जो FRBM जैसे उपाय है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट, फिस्कल डेफिसिट पे कंट्रोल, ये सारे उपाय नेपथ्य में चले जाएंगे। यानी अब लंबे समय तक हमें वापस से एक नई कोशिश करनी होगी, जो हम बड़ी मुश्किल से मोदी गवर्नमेंट लेकर आई थी, जिसको हम बोलते थे फिस्कल डिसिप्लिन, कि भाई आज भले ही नुकसान हो, भविष्य में फ़ायदा होगा। लेकिन राजकोषीय अनुशासन का संकट पैदा होने वाला है। अब राज्य पॉपुलिस्टिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेंगे, डेवलपमेंटल कम करेंगे, इसलिए एक बड़े पैमाने पर राजस्व घाटा बढ़ने वाला है। मेरा तो मानना है कि अगले कुछ महीनों या सालों के लिए आप भूल जाइए कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, FRBM क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें दूर की हैं। अभी तो आप देखिए रोटी क्या होती है, कपड़ा क्या होता है, मकान क्या होता है। यानी इकोनॉमी विल कम टू इट्स नेचुरल ज़ीरो नाउ, जहाँ पर हमें फिर से वहाँ से कीन्सियन थ्योरी से अर्थव्यवस्था को, सब लोगों को रोज़गार मिले, खाना मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, उस लेवल पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, सरकार की स्वरोजगार से जुड़ी जो योजनाएं हैं उन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मुद्रा योजना हो, कौशल विकास योजना हो, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी जो योजना है उन पर असर पड़ेगा। और इसके अलावा सरकार के जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसको भी सिलेक्टिव होना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि आप भविष्य में उज्ज्वला और आयुष्मान का भविष्य क्या होगा, जो सरकार की फ्लैगशिप योजना है, क्योंकि उज्ज्वला आयुष्मान के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये एक बड़े चिंता की बात है। और इसके बारे में भी बहुत सारी आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, बहुत सारे क्या कहेंगे, चिंताओं को दर्शाया जा रहा है कि ये संकट में आ सकता है। ठीक, इकोनॉमिक क्राइसिस का अगला हिस्सा बैंकिंग क्राइसिस का है। NPA बैंकों का पहले ही ज़्यादा था, अब ये और कई गुना बढ़ जाएगा। इसके बाद बैंकों से नए लोन देना, भविष्य में लेना, दोनों बड़ा संकट का विषय होगा। RBI बार बार कोशिश कर रही है रिवर्स रेपो घटाकर, तो भी लोग लोन लेने के लिए अभी तैयार नहीं है, लोन के लिए अभी, क्योंकि जब प्रोजेक्ट्स ही नहीं होंगे तो लोन क्या होंगे। तो टोटल बैंकिंग और जो कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग होती थी, भाई उनका जो नेचुरल खर्चा है वो तो चल ही रहा है, और इसलिए भविष्य में बैंकिंग क्राइसिस और गहरा सकता है। ये कहा जा रहा है वो NPA क्राइसिस के द्वारा हो,
वो क्या कहेंगे डिपॉजिट क्राइसिस के द्वारा हो, वो लोन क्राइसिस के द्वारा हो, ये संकट हो सकता है। ठीक, इकोनॉमिक सेक्टर में एक रियल एस्टेट का सेक्टर है, इस पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है या लंबे समय से आया हुआ है। तो हमारी इकोनॉमी के दो सेक्टर और हैं, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल। ये वैसे ही मृतप्राय दिखाई दे रहे थे, मुझे लगता है अब ये निष्प्राण हो जाएंगे, डॉर्मेंट से डेड, क्योंकि इनके लिए वैसे ही बहुत सारे इंसेंटिव्स रिफॉर्म्स की बात की जा रही थी, क्योंकि बहुत सारी कॉलोनीज बन के बिकने को तैयार हैं, बिक नहीं रही हैं। कैश क्रंच, डिमांड क्रंच की बात थी ना, डिमांड के चक्कर में ये दोनों थे। भविष्य में इन दोनों इंडस्ट्रीज़ के भविष्य पर भी बहुत बड़ा संकट हो सकता है। तो इस ढंग से यदि आप देखें तो बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं इकोनॉमी के जहाँ पर आप चर्चा कर सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत जो चैलेंजेस हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो ढेर सारी चुनौतियां हैं, वो चुनौतियां कोविड-19 के द्वारा कहां कहां नज़र आती हैं, इन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पढ़ने वाले हैं। उसमें हम समराइज करें तो प्रोडक्शन एंड ग्रोथ रेट, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, SMEs and workforce, शेयर मार्केट एंड बैंक्स। आपको समराइज करना पड़ेगा वरना तो ये बिखरता जाएगा। ठीक, रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल, जो खुद हमने कहा पहले से ही ज़्यादा किसमें हैं, संकट में हैं। फिस्कल डिसिप्लिन, वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंटल डेफिसिट्स, सरकार के जो विभिन्न प्रकार के घाटे हैं। ठीक, तो गवर्नमेंटल डेफिसिट्स, स्टैगफ्लेशन और द विशियस साइकिल ऑफ इन्फ्लेशन एंड रिसेशन, इसकी बात की जा सकती है। State taxes, I think 10 points will be more than sufficient to define the tragic state of Indian economy या भारतीय अर्थव्यवस्था की संकटपूर्ण स्थिति को बताने के लिए मेरे ख्याल से इतना उपाय पर्याप्त रहेगा। तो जब आपने चुनौतियां बता दी, ये चैलेंजेस हैं हमारी इकोनॉमी के, तो अब इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कौन से प्रयास किए गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाया फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में, वो मल्टीपल डायमेंशंस में बहुआयामी तरीकों से हमारे क्या कहेंगे हम अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवन देने के लिए काम करेगा। इसमें हर विभाग, महत्वपूर्ण विभागों के, कृषि मंत्रालय हो, मध्यम उद्योग मंत्रालय हो, इनके मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा किए गए प्रयास या सुझाए गए उपाय ये अपने अंतर्गत हैं। इसी के अंतर्गत इकोनॉमिक पैकेज देने की बात है, टैक्स रिलीफ देने की बात है, ठीक, इंसेंटिव देने की बात है, ये सारी बातें इसी के अंतर्गत आएंगी। ठीक, दूसरे लेवल पर आरबीआई जो प्रयास कर रही है वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही प्रयास हैं, और आरबीआई के प्रयासों के अंतर्गत यदि हम शामिल करें तो आरबीआई ने सबसे पहले 27 मार्च को सामने आकर सीआरआर और रेपो रेट में जो कटौती की थी उससे अर्थव्यवस्था में 3.75 लाख करोड़ की राशि पंप की गई। और अभी 17 अप्रैल, आई थिंक आज 18 है तो कल 17 रही होगी, को उन्होंने 15 पॉइंट प्रोग्राम टू रिजुवेट इकोनॉमी
अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। ठीक है, इस 15 सूत्री कार्यक्रम को अलग से पूछा जा सकता है कि इसमें कौन कौन सी बातें हैं। ठीक, इसे टारगेटेड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंतर्गत लिया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती की गई है। ये कहा जा रहा है कि इसके द्वारा अब बैंकों को आरबीआई से ब्याज कम मिलेगा, तो वो अपना पैसा आरबीआई में रखने की बजाय बाजार में देंगे, इससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी। ये पहला है। दूसरा, 1 लाख करोड़ रुपए का इंसेंटिव उन्होंने दिया है, जिसमें से 50,000 करोड़ रुपए जो हैं वो डीएफआईज के लिए हैं, डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें 3 नाम हैं, नाबार्ड, सिडबी और एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक। इसके अलावा 50 करोड़ रुपए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को दिए गए हैं, जो पहले से ही बहुत संकट में थे। तो ये एक बड़ा प्रयास है जो आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल 3 पर यदि हम बात करें तो आरबीआई ने एनपीए के अंतर्गत जो 90 डेज था उसमें 90 डेज जोड़ दिए हैं, यानी एनपीडीए कंसीडर करने की अवधि में 90 दिनों की रियायत दी गई। ठीक है, एक और चीज़ उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है कि इन 3 महीनों में जो नॉन पेमेंट होगा, जो छोड़ा गया है, उसे एनपीए में जोड़ा नहीं जाएगा। तो 3 महीनों के नॉन पेमेंट को एनपीए में ना जोड़ा जाना, ये एक बड़ी बात है। और एनपीए में तीसरी बात भी कही है उन्होंने कि आप यदि भुगतान नहीं भी कर रहे हैं तो भी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको न्यू लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये 2-3 पॉइंट आप इनसे जुड़े, एनपीए से जुड़े बता सकते हैं कि एनपीए की स्थिति में भी नए लोन्स को रोका नहीं जाएगा। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए ये कहा गया है कि वो केंद्र से WMA, वेज एंड मीन्स एडवांस, एक व्यवस्था है 1990s की, जहां केंद्र सरकार से राज्य सरकारें लोन लेती हैं। तो 60% एडवांस लेने की बात ये उन्होंने कही है। अच्छा हाँ, बैंकिंग में एक और बात कही है उन्होंने कि बैंक अब डिविडेंड नहीं बांटेंगे, लाभांश नहीं बांटेंगे, क्योंकि बैंक अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा बांट देते थे। तो उन्होंने कहा इसको रखिए, इसको लोन लेने के लिए यूज़ कीजिए। तो डिविडेंड बांटने पर रोक लगाई गई है। ठीक, कंपनियों के लिए एक, ठीक, कंपनियों जो अलग अलग कंपनियां काम करती हैं उन कंपनियों के लिए एक बैंकरप्सी कोड, दिवालिया कानून काम करता है। इस दिवालिया कानून में 210 दिन का टाइम होता है जिसके तहत कंपनियां दिवालिया होती हैं। इसमें अभी 90 दिन का टाइम बढ़ा दिया गया है। तो आप बोलिए कि जो बैंकरप्सी कोड है उसके अंतर्गत दिवालियापन की अवधि में थोड़ी छूट दी गई है। 210 दिनों की बजाय इसमें 90 दिन के विस्तार की बात की गई है। ठीक, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वो हीनार्थ प्रबंधन यानी नई मुद्रा को बाजार में उतारेगी। न्यू मनी विल बी पम्प्ड इनटू द मार्केट। कई लोग कहेंगे ये इन्फ्लेशनरी होगा। भाई इन्फ्लेशनरी तो तब होगा जब बाजार में क्या हो, डिमांड हो। अभी तो ये पैसा आप देख ही रहे हैं, ये पैसा एब्जॉर्ब हो जाएगा। इन्फ्लेशन तब होता है जब आपने कुछ ऐसा खाया जिसको आप पचा नहीं पाए, पर अभी जो स्थिति है ये पैसा एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेटर ऑन इसके इन्फ्लेशनरी इफेक्ट ज़रूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 1.2 लाख करोड़ की राशि अब पंप की जाने वाली है। ठीक है, और जीडीपी का 3.2% अभी अर्थव्यवस्था में डाला जाएगा। इस बारे में बात की जा रही है। अब मुझे नहीं पता ये 15 पॉइंट हुए कि नहीं, लेकिन ये वो बिंदु हैं जिनको आपको याद रखना है, और यही है आरबीआई का 15 पॉइंट प्रोग्राम जिनके माध्यम से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मानना है कि सरकार ने इतने सारे प्रयास किए हैं, लेकिन इन प्रयासों के बावजूद अभी भी बहुत सारे सुझाव, सजेशंस अलग अलग लेवल पर दिए जा रहे हैं।
हमारे 3 महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन बनर्जी, जिनको अभी नोबेल मिला है, रघुराम राजन, इन लोगों ने कहा है कि अर्थव्यवस्था में अभी पहली प्रायोरिटी फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। और फूड सिक्योरिटी के 3 आयाम हैं। एक प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन और तीसरा परचेसिंग पावर। पहला खिलाने को हो, दूसरा सही ढंग से बटे और तीसरा लोग ले पाएं। उन्होंने कहा कि हमारे पास 9 महीने का हो या 12 महीने का हो, हमको स्टोरेज प्रभावी करना चाहिए और नई खरीद शुरू करनी चाहिए जिससे कि भंडारण बढ़े। ठीक है। इसके अलावा गोडाउन्स कैपेसिटी को बढ़ाए जाने की बात भी यहाँ की जा रही है, भंडारण क्षमता को बढ़ाए जाने की बात भी यहाँ की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशन में उन्होंने कहा कि हमारी पीडीएस चेन इफेक्टिवली काम कर रही है, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा इस पीडीएस में नहीं है, इसीलिए फूड कूपन और न्यू राशन कार्ड की बात छत्तीसगढ़ से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की जा रही है कि नए राशन कार्ड से जोड़े जाने की भी बात यहाँ पर की गई है। ठीक। लेकिन मान लो एक बड़ा हिस्सा इनसे भी नहीं जुड़ पाता है, तब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आपके जनधन खाते हैं, जो आपके प्रधानमंत्री कृषि कल्याण खाता है, जो आपके पोस्ट ऑफिस के खाते हैं, इनके माध्यम से गरीब तबके तक राशि पहुंचाई जाए ताकि जो लोग इन सारे माध्यमों से भी खाने के जुगाड़ ना कर पाएं, उन तक खाना पहुंचे। ठीक। अनाज का लंबे समय तक मुफ्त जो बंटवारे की व्यवस्था है वो होनी चाहिए। तो ये एक फूड सिक्योरिटी से जुड़े सुझाव है, इन्होंने पहले तो इन्हीं पर फोकस करने का। ठीक है। अब इसके अलावा यदि हम बात करें, ठीक, तो ये कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास और ट्रेडर्स, व्यापारी को राहत देने के लिए टैक्स छूट, ठीक, लोन माफी, जीएसटी रिलैक्सेशन, इन सारे उपायों की तरफ भी जाना चाहिए। ठीक। ब्याज कटौती कर दो, यदि माफी नहीं कर सकते हैं तो ये सारे उपाय करने चाहिए। और इसके अलावा जो मॉनिटरी पॉलिसी मेजर्स हैं, बैंक रेट है, सीआरआर है, एसएलआर है, इन माध्यमों के द्वारा बाजार में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक। हमारा जो लेबर क्लास है उसी के लिए यहाँ मनरेगा को रिस्टार्ट किया जा रहा है। मनरेगा के पुराने भुगतान को दिया जाए और मनरेगा वेजेस को बढ़ाया जाए। तो ओल्ड और न्यू वेजेस की बात है। ठीक। ये यहाँ लेबर क्लास में बात कर सकते हैं। मिडिल क्लास में ये कहा गया है कि मुद्रा लोन की किश्त में रिलैक्सेशन किया जाए और नए मुद्रा लोन्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो मुद्रा लोन्स के अंतर्गत भी ये किया जा सकता है। एक सुझाव कॉस्ट कटिंग का भी आया है। ये कहा जा रहा है कि 7th पे कमीशन की सिफारिशों को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। अब इस पे बहुत सारे लोग विरोध में भी आएंगे कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर सारी गाज गिरा रहे हैं, लेकिन आज जब सारा वर्ग प्रभावित हो रहा है तो सरकारी नौकरी में बैठे लोगों को पूरी तनख्वाह बिना काम के क्यों मिले। तो 7th पे कमीशन में जो तनख्वाह बढ़ाने वाली बात है उसको यदि रोका जाएगा तो एक भारी मात्रा में रेवेन्यू को जनरेट किया जा सकता है। मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैंने कहा है कि ऐसा एक सुझाव आया है कि 7th पे कमीशन के रिफॉर्म्स को भी रिडिफाइन या कुछ समय के लिए होल्ड पर रखा जा सकता है। सबसे आखिरी लेवल पर रियल एस्टेट ने ये मांग की है कि उनको EWS की जो कंडीशन होती है उससे मुक्ति मिले, सर्कल रेट में कटौती की जाए, टैक्सेस में कटौती की जाए, तो रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसमें बूम आ सकता है। अदरवाइज वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो होंगे वो भविष्य में डिले कर दिए जाएंगे। तो ये भी एक बात है। ठीक। तो ये कुछ सुझाव हैं जो अर्थशास्त्रियों के हैं, विद्वानों के हैं। इन सुझावों को भविष्य में सरकार और लागू कर सकती है, जिससे हमारी इकोनॉमी नए सिरे से रिडिफाइन होगी। तो सुझावों को आप खाद्य सुरक्षा से जुड़े सुझाव, श्रम सुधार से जुड़े सुझाव, मध्यम वर्ग व्यापारियों से जुड़े सुझाव,
रियल एस्टेट से जुड़े सुझाव, घाटा कम करने से जुड़े सुझाव, जो जो चुनौतियां थी उसी आधार पर बताएंगे। तो आप सिर्फ इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स पर भी एक निबंध बना सकते हैं। तो ये आपके इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड रिफॉर्म्स पर बात